हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से आपके सामने आएगा। ईमानदारी से अगर मैं बोलने की कोशिश करूं और आप अगर ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश करें तो मैं आपके सामने डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक बार के लिए आप उनका आंसर अपने दिमाग में सोच के बताइएगा क्या आपको इसका आंसर आता है क्या। और अगर आपको आंसर आता है तो बेसिक्स नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे और इससे बनने वाले कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करने की कोशिश करूं, पहले थ्योरी नहीं बता रहा हूं, देखिएगा कितनी बड़ी बात है, पहले ही डायरेक्ट ही क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बोहर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट किससे संबंधित है, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन किससे संबंधित है। देयर आर नो स्पेस फॉर एनी टाइप ऑफ एमसीक्यूज। सिंपल सी बात कि यहां पर बोहर्स इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट किससे संबंधित है। सेकंड नंबर पे अगर मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से, हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट फॉर्म क्या होती है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं अगेन कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में होता है, ये कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने। इनको बेसिक कंसेप्ट में समझने के लिए आपको आज एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उस टॉपिक का नेम है हेल्डन इफेक्ट। देखो हेल्डन इफेक्ट को अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सॉरी, ये है आपके पास में आर्टीरियल ब्लड और ये है आपके सामने वीनस ब्लड। क्लियर, ये आर्टीरियल ब्लड हो जाएगा एक साइड पे आपके सामने, एक साइड पे वीनस ब्लड हो जाएगा। अगर मैं बोलने की कोशिश करूं यहां पर आर्टीरियल, ये लिख भी देते हैं, इसी को मेंशन कर देते हैं, आर्टीरियल ब्लड हो जाएगा और ये वीनस ब्लड हो जाएगा, वेन्स में पाया जाने वाला ब्लड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर उन बातों की नहीं करूंगा कि डार्क रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, बेसिक चीज नहीं, हम डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट पे आएंगे। यहां पर अगर बात करने की कोशिश करें कि आर्टीरियल ब्लड का पीएच कितना होता है, तो आप बोलते हैं आर्टीरियल ब्लड का पीएच होता है 7.40। कितना होता है, 7.40। अगर बात करने की कोशिश करें एवरेज पीएच कितना होता है, तो आप बोल देते हैं साहब बिल्कुल एवरेज पीएच होता है 7.35 से 7.45। अगर मैं बोलूं वेन्स के ब्लड का पीएच कितना होगा, तो आप बोलेंगे साहब कि वेन्स के ब्लड का पीएच होता है 7.36। इसका मतलब अपने पास में एक कंसेप्ट बनता है, जो वेन्स का ब्लड होता है आर मोर एसिडिक देन आर्टीरियल ब्लड। पहला सिद्धांत तो ये बना, कहीं ना कहीं पे आप लोगों को इस कंसेप्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें, अगर हमने पीएच डिस्कस कर लिया तो फिर इसकी PO2 वैल्यू कितना होता है, आर्टीरियल ब्लड की एवरेज अपन जानते हैं अच्छे तरीके से। पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है, तो अपन बोल देंगे 80 to 100 mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इस प्रेशर के ऊपर का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20 ml पर डेसीलीटर। ऑक्सीजन सॉल्युबल फॉर्म में कितना ट्रांसपोर्ट होगी, 20 ml पर डेसीलीटर। आई अगेन रिपीट, 20 ml पर डेसीलीटर ट्रांसपोर्ट, मतलब 100 ml के ऊपर कितना होगा, 20 ml ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम आर्टीरियल ब्लड का अगर हम बोले PCO2 कितना होगा, PCO2 जो कि अपन एवरेज बोलते हैं 35 से 45 mm ऑफ Hg के करीब, मैं यहां पर रख देता हूं एक बार के लिए 40 mm ऑफ Hg। और अगर ये बोले कि इस PCO2 के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है, तो आप बोल देंगे साहब CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा 48 mm ऑफ Hg। ये आपको डाटा याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से वेन्स के बारे में कि वेन्स के ब्लड का पीएच कितना हुआ, तो डेफिनेटली 7.36 हुआ। यहां पर PO2 कितना होता है, PO2 पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है, तो यहां पर जो PCO2 होगा वो यहां पर PO2 होगा 40 mm ऑफ Hg। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा।
दूसरे नंबर पे बोले इस PO2 के ऊपर ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे साहब 15 ml पर डेसीलीटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। PCO2 कितना होता है, तो आप बोल देंगे साहब PCO2 एवरेज होता है 46 mm ऑफ Hg के करीब। कितना? 46 mm ऑफ Hg के करीब। और यहां पर इस PCO2 वैल्यू के ऊपर CO2 सॉल्युबल फॉर्म में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे साहब 52 ml पर डेसीलीटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आप गौर से इन डाटा को एक बार के लिए माइंड में कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको सेट भी कर सकते हैं। आर्टीरियल ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.40 करीब होगा। PO2 कितना होगा? 80 to 100 mm ऑफ Hg होगा। इस PO2 के ऊपर ऑक्सीजन कितना सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 20 ml करीब हो रहा है। और अगर बोले PCO2 कितना होगा, तो 40 mm ऑफ Hg होगा। और यहां पर CO2 कितना ट्रांसपोर्ट होगा, तो आप बोल देंगे 48 ml पर डेसीलीटर होगा। अगर बात करने की कोशिश करें इसी के ऊपर वेन्स के ब्लड के लिए, तो वेन्स का जो ब्लड की जो pH होगी वो 7.36 होगा। PO2 कितना होगा, जो कि PCO2 होगा आर्टीरियल ब्लड का, मतलब यहां पर जो आपके सामने PO2 होगा 40 mm ऑफ Hg होगा। O2 इसके ऊपर कितना ट्रांसपोर्ट होगा? 40 mm ऑफ Hg के ऊपर 50 ml पर डेसीलीटर। PCO2 कितना होगा? 46 mm ऑफ Hg होगा। और ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 कितना ट्रांसपोर्ट होगा? 52 ml पर डेसीलीटर। दो डाटा को गौर से देखेंगे आप लोग, दो डाटा को गौर से देखेंगे। CO2 आ कितनी रही है? 48 mm ऑफ Hg। जा कितनी रही है? 52 ml पर डेसीलीटर। ये यहां पर आपके सामने आएगा, यूनिट आपके पास में आएगी 48, प्रेशर नहीं है बेटा, ये है ना 48 ml पर डेसीलीटर। तो यहां पर इस वाली वैल्यू को आपको देखना है, ये 48 आ रही थी और 52 जा रही है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है? 4 ml पर डेसीलीटर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन कितनी आ रही थी? ऑक्सीजन 20 आ रही थी। जा कितनी रही है? 15 जा रही है। तो मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है? तो आप बोलेंगे साहब 5 ml पर डेसीलीटर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टर। किसको दे रहा है? यहां पर ये है आपके सामने ऑर्गन, कोई सा भी ऑर्गन मान लीजिएगा, ये लीजिए भाई, कोई भी ऑर्गन अवेलेबल है। और ये ऑर्गन की अगर बेसिक यूनिट बात करने की कोशिश करें, ये रही इसकी बेसिक यूनिट, जिसे अपन सेल बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो आर्टीरियल ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज आया, और ये यहां पर आकर के क्या देगा इसको? ये यहां पर आकर के देगा साहब इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज देगा, ऑक्सीजन देगा। इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली बात करने की कोशिश करें कि ऑक्सीजन तो इसको दिया, और यहां पर प्रोडक्शन किसका हुआ? CO2 का प्रोडक्शन हुआ। CO2 आगे की तरफ चलेगा। मैं बात करने की कोशिश करूं, CO2 हाईली परमेएबल होती है सेल मेम्ब्रेन के प्रति, तो वो यहां से क्रॉस होकर के डिफ्यूजन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के से क्लियर होकर के कहां पर रहती है? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है। अब ये CO2 यहां से लेकर कहां पर आ जाएगी? प्लाज्मा में आ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू। यहां पर एक जहाज खड़ा हुआ है, इस जहाज का नाम है, इस जहाज का नाम है बच्चों, ये आपके सामने RBC। आपको पता है ना कि RBC का रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये है आपके सामने RBC। ये CO2 यहां पर तैयार हो चुकी है। ये रही आपका इसमें CO2 कहां से आई है? ये आई है साहब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन मेथड के थ्रू प्लाज्मा के अंदर। अब यहां से ये कहां पर जाएगी? RBC के अंदर जाएगी। इसका भी प्रेशर कौन सा रहेगा? डिफ्यूजन का प्रेशर रहेगा। ओवरऑल ये RBC कहां पहुंच गई? ये पहुंच गई किसके अंदर? RBC के अंदर पहुंच गई, जो कि एक जहाज की तरह समझा रहा हूं मैं। CO2 किसके संग में जुड़ेगी? H2O के संग में जुड़ेगी। क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? ये बनाएगी कार्बोनिक एसिड। ये लीजिएगा, ये रहा कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, हैंड टू हैंड विघटित हो जाएगा किसके अंदर? हाइड्रोजन प्लस आयनों के अंदर और बाइकार्बोनेट्स आयनों के अंदर। ये हाइड्रोजन आयन जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो आपके सामने हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयनों की कहानी कुछ इस प्रकार से याद रखनी है आप लोगों को। हमारा ये जो जहाज है थोड़ा छोटा पड़ गया, क्यों नहीं जहाज को थोड़ा सा बड़ा बना लिया जाए। ये रही साहब हमारा जहाज, हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ठीक है भैया। अब ये जो आपके सामने जो ये HCO3 है, ये HCO3 है, ये तुरंत क्या होगा? RBC से बाहर प्लाज्मा के अंदर आएगा। और जैसे ही RBC से बाइकार्बोनेट्स बाहर आएगा, तो इसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए एक क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। ये क्लोराइड अंदर जाएगा, इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। आपको छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है
आरबीसी का क्लोराइड साइकिल क्या होता है? आरबीसी का क्लोराइड साइकिल क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जब आरबीसी से एक बाइकार्बोनेट्स बाहर निकलेगा तो उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए क्लोराइड आयन क्या करेगा? उसकी जगह को रिप्लेस करेगा। इसे बोलता है आरबीसी का क्लोराइड शिफ्ट साइकिल। ठीक है, तो ये आपके सामने इस प्रकार से क्या हुआ, यहां पर बाइकार्बोनेट्स आ गए आपके सामने, प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड अंदर चला गया। ठीक है, अब आपको बोला कि ये कितना टोटल ओवरऑल कितना था? टोटल ओवरऑल 4 ml था। 4 ml का 90%, आई अगेन रिपीट, 90% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? हर चीज आपको पता है, सब प्लाज्मा में हो रहा है। 90% जो 4 ml का 90% कहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है? प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। 5% जो रिमेनिंग CO2 है वो गैसियस फॉर्म के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। आप बोलेंगे सर इतना घूमा क्यों? यहां से CO2 पहले गई अंदर, अंदर जाके कार्बोनिक एसिड बनाए, फिर बाइकार्बोनेट्स बनाए, इतना लंबा घुमाने की क्या जरूरत है? मैं आपको बता देता हूं, अगर ये 4 ml अगर ट्रांसपोर्ट होने लग जाए गैसियस फॉर्म में, तो आपका जो PCO2 है वो 35 से 45 ना पहुंच करके 400 से 500 mm ऑफ Hg तक पहुंच सकता है। तो प्रकृति ने, कुदरत ने कुछ ऐसी कंडीशन बनाई है कि ये एक साथ ही नार्कोसिस कंडीशन ऑफ CO2 नहीं हो, तो CO2 का चेंज होना, CO2 का जो मॉलिक्यूल में चेंज होना जरूरी होता है। तो CO2 का 4 ml का ट्रांसपोर्ट फर्स्ट किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है? बाइकार्बोनेट फॉर्म के रूप में देखने को मिल रहा है। और वो कहां पर हो रहा है? प्लाज्मा में हो रहा है। कहां पर हो रहा है भैया? प्लाज्मा में हो रहा है। रिमेनिंग जो 5% है वो किस में हो रहा है? गैसियस फॉर्म के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? गैसियस फॉर्म के अंदर होता है। रिमेनिंग जो 5% बचा, अब ये जो रिमेनिंग 5% है वो कहां पर जाएगा वो भी बता देते हैं आप लोगों को। ये आपके सामने हीमोग्लोबिन कंपाउंड है। ठीक है, ये ग्लोबुलिन इसकी प्रोटीन हो गई और ये इसकी अमाइनो NH2 ये इसका समूह हो गया। ठीक है, तो जो रिमेनिंग जो 5% CO2 होता है, ये अगेन रिपीट, जो रिमेनिंग 5% जो CO2 है वो कहां पर जाकर के जुड़ेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर जाकर के जुड़ेगा। इसको बोलेगा अपन COOH ग्रुप। हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड के ग्रुप पे जाकर के जुड़ जाता है, इसे बोलता है कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन ग्रुप। और ये क्या बनाएगा? COOH ग्रुप बना करके CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। तो 5% किसके संग में हो रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ में हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अगर बोलूं कि हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, तो आपके पास में एक ही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे होता है साहब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। दूसरे नंबर पे आज के बाद में याद रखना कैसे हो रहा है CO2 का ट्रांसपोर्ट। और थर्ड नंबर पे जो आपके सामने हीमोग्लोबिन है एक बफर की तरह वर्क करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मेनली 3 बफर काम करते हैं। पहला होता है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट्स बफर, जो कि आपके कोर्स में है। दूसरे नंबर पर है हीमोग्लोबिन बफर और तीसरे नंबर पर है प्लाज्मा प्रोटीन्स बफर। बफर कौन हुए? जो कि हाइड्रोजन आयनों को पकड़ ले, वो बफर है। तो आपके सामने ये जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबुलिन कंपाउंड है, इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? अमाइनो के ग्रुप पाए जा रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो आपके सामने मैं ग्रुप बना रहा हूं, NH2 ग्रुप बना रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। ये हुक है, इनके ऊपर क्या आकर के जुड़ जाते हैं? इन पे आकर के जुड़ जाते हैं आपके हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन बने, ये आकर के किस पे जुड़ गए? ये हाइड्रोजन आयन आकर के जुड़ गए हीमोग्लोबिन के ग्लोबुलिन चैन के ऊपर, अमीनो ग्रुप के ऊपर आकर के जुड़ गए। इस प्रकार से किसका वर्क कर रहे हैं? एक बफर की तरह वर्क कर रहे हैं। एक बफर की तरह वर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज भी हो सकते हैं, जिसके कारण से जो वीनस ब्लड की पीएच है वो आर्टीरियल ब्लड की पीएच की अपेक्षा क्या हो जाती है? मोर एसिडिक हो जाती है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन पूरे का पूरा कवर नहीं कर पाता, कुछ हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, जिसके कारण से पीएच घटी हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करने की कोशिश करूं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये कहां से घूमती हुई आई, गौर से देखिएगा। रिकैप करता हूं, आर्टीरियल ब्लड का जो आपके पास में पैरामीटर है, यहां से ऑक्सीजन और CO2 ऑक्सीजन और C6H12O6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ ऑर्गन की तरफ, टिश्यू के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ सेल से, और ये आई कहां पे? बाहर की तरफ। किसके कारण से? सॉल्युबल परमेबिलिटी को क्रॉस करने की नेचर के कारण से। देन इंटरस्टिशियल स्पेस से ये प्लाज्मा में आई डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू, फिर प्लाज्मा से ये आरबीसी के आई थ्रू अंदर आई डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू। CO2 जब ये आरबीसी के अंदर आई तो H2O के संग में जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बनाए, जो कि एक
अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये H2CO3 तुरंत ही हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयनों में टूट गया। हाइड्रोजन आयन बफर में जाकर के जुड़ गए किसके संग में, हीमोग्लोबिन की ग्लोबुलिन चेन के संग में। बाइकार्बोनेट आयन बिल्कुल बाहर आ गए और ये जब बाइकार्बोनेट्स बाहर आए तो इसकी जगह पे कौन चला गया अंदर, क्लोराइड आयन चल गए। इससे बोला अपन ने क्लोराइड का साइकिल। और इस प्रकार से हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो 4 ml होती है उसका 90% ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, 5% गैसियस फॉर्म के अंदर होता है और 5% रिमेनिंग हीमोग्लोबिन के COOH ग्रुप के साथ में होता है। अब ये कहां पहुंच जाएगा, ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया आपके कहां पे, लंग्स की तरफ एल्वियोलाई में पहुंच गया। ये कंपाउंड कहां पहुंच गया है, ये आपके कहां पर पहुंच गया है भैया, ये एल्वियोलाई हो गई है और ये आपका जहाज आ रहा है। देखिएगा ये जहाज तैयार होकर के यहां पर आ गया। क्लियर बात है, ये आपके सामने जहाज था। इसी प्रकार से यहां पर हीमोग्लोबिन का एक कंपाउंड बना हुआ था। ये रहा आपके पास में हीमोग्लोबिन का कंपाउंड और यहां पर अमाइनो ग्रुप अवेलेबल है जहां पर क्या प्रेजेंट है, ये हो गया NCOOH ग्रुप। यहां पर बाहर की तरफ थी साहब क्या, 4 ml का 90% बाइकार्बोनेट से, जो कि 90% CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। समझ रहे हैं बात को। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब यहां पर आ चुकी है 5% CO2, ये गैसियस फॉर्म के अंदर आपके सामने आ रही है, प्लाज्मा के अंदर बहती हुई। ये 5% क्या आ चुकी है, CO2 कार्बोक्सिल ग्रुप में आ चुकी है और 90% ये बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में आ गई है। अब CO2 का गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, यहां पर हाई कंसंट्रेशन है, यहां पर लो कंसंट्रेशन है, तो डेफिनेटली CO2 कहां से कहां पहुंच जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू साब एल्वियोलाई में चला जाएगा। ये CO2 चला गया। यहां पर अब कितना परसेंट रह गया, जब प्लाज्मा के अंदर CO2 यहां से यहां चला गया तो यहां पर 0% रह गया। अच्छा जी, इसकी कमी को पूरी करने के लिए ये जो CO2 है जो कि हीमोग्लोबिन के संग में कंपाउंड बना करके बैठा हुआ, ये तुरंत ही विघटित होगा, ये CO2 बनाएगा और ये CO2 यहां पर हाई कंसंट्रेशन में है और इस समय यहां पर लो कंसंट्रेशन हो चुकी है। तो यहां से मतलब RBC से CO2 कहां चल जाएगा, प्लाज्मा में चल जाएगा। अब यहां पर हाई कंसंट्रेशन हो गई, यहां पर लो हो गई और अब यहां से कहां पे चल जाएगा, एल्वियोलाई में चल जाएगा। ओवरऑल डिफ्यूजन के प्रेशर के थ्रू CO2 चल जाएगा। अब बोलेंगे साहब हर जगह पर लो हो गई, यहां पर भी लो कंसंट्रेशन हो गई, यहां पर भी लो कंसंट्रेशन हो गई। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, गौर से समझिएगा भैया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट्स आयनों की एंट्री होगी, मतलब सनी देओल की एंट्री होगी। देखिएगा बाइकार्बोनेट्स आयन अंदर आएंगे, बाइकार्बोनेट्स अंदर आएंगे तो क्लोराइड आयन इसकी रिप्लेस करने के लिए बाहर निकल जाएंगे। इसे मैंने पहले भी बता दिया था, ये एक प्रकार का क्लोराइड शिफ्टिंग साइकिल है। जैसे ही बाइकार्बोनेट्स अंदर आएंगे, जैसे ही बाइकार्बोनेट्स अंदर आएंगे तो ये क्या होगा, यहां पर जो हाइड्रोजन आयन अवेलेबल थे, यहां पर जो हाइड्रोजन आयन अवेलेबल थे हुक के फॉर्म में हीमोग्लोबिन कंपाउंड से जुड़े हुए थे, वो भी रिलीज हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयनों के संग में जुड़ करके क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। और अब ये H2CO3 तुरंत विघटित होगा, H2CO3 विघटित होगा CO2 के अंदर और H2O के अंदर। यहां पर आपके सामने कितनी CO2 आ गई, यहां पर आपके सामने दोबारा से 90% मतलब हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज आ गई। एक बार के लिए ये CO2 कहां जाएगी, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब यहां पर आ जाएगी और यहां से CO2 कहां चल जाएगी, यहां से CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब यहां पे चल जाएगी। इस प्रकार से टोटल जो 4 ml जो CO2 है वो इस प्रकार से गैस के फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। इस कंडीशन को अपन ने बोला हेल्डन इफेक्ट। क्या बोला अपन ने इस कंडीशन को, इस कंडीशन को बोला अपन ने हेल्डन इफेक्ट। तो आपसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हेल्डन इफेक्ट हुआ या बुहार्स इफेक्ट हुआ, हेल्डन इफेक्ट ये किससे संबंधित है, अपन बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज से संबंधित है, जिसके अंदर हेल्डन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीमोग्लोबिन के क्या काम होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और बफर की तरह वर्क करता है। ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के रूप में होता है। और CO2 का ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में होता है, तो आज आप बोल सकते हैं कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर होता है और हीमोग्लोबिन के संग में कंपाउंड बना करके COOH कार्बोक्सिल ग्रुप के फॉर्म में होता है। तो अपनी नॉलेज को सही दिशा देते हुए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के YouTube चैनल के संग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।